नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं साइंस में बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आप देखेंगे सेल और सेल डिवीज़न। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखे थे सेल के बारे में, कुछ चर्चा किए थे। ठीक है, फिर ह्यूमन सेल का पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा था। ठीक है, एनिमल सेल का पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा था। थोड़ा सा बच गया था, उसको आज देख लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेल डिवीज़न की तरफ। चलिए, एनिमल सेल जिसको कहते हैं जंतु कोशिका। ठीक है, और इस जंतु कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने क्या देखे थे? इस एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और मैंने कहा था इसके अंतर्गत ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर 3 भाग देखने को मिलता है। एक जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दूसरा केंद्रक, या जिसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है? केंद्रक। और थर्ड हमने बात की थी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य। ठीक है, तो मेनली एनिमल सेल या जंतु कोशिका 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, जीव द्रव्य, इन सभी के बारे में हमने चर्चा किए थे। ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो समझते हैं। बेसिकली ये है आपका एनिमल सेल। ठीक है, और मैंने कहा था इसके ऊपर इस प्रकार से कवरिंग लगी होती है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर पर चलते हैं। इस प्रकार से कवर आपका इस प्रकार से लेयर लगा रहता है, जिसको हमने नाम दिया था क्या? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, ये वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं क्या? केंद्रक न्यूक्लियस।
ठीक है, तो ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली। देखिए मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में अंतर। ठीक है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर। ठीक है, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट सेल में आपको देखने को मिलता है, लेकिन कोशिका झिल्ली प्लांट सेल के साथ साथ एनिमल सेल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, चलिए इसके अंदर कुछ संरचनाएं थी। एक ये वाला पोर्शन जो हमने नाम दिखे थे, ठीक है, जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुलम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में ER बोला जाता है। ठीक है, और इसको हमने रफ ER के नाम से जानते थे। ठीक है, इसको हम स्मूथ ER के नाम से जानते थे। एक चीजें इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिलता है। गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसको हिंदी में भी गोल्जी बॉडी बोलेंगे। एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से दानेनुमा संरचना आपको देखने को मिलता था। ठीक है, इसको हम बोले थे राइबोसोम, राइबोसोम्स। ठीक है, हिंदी में भी राइबोसोम। कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक जिसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, इसको हिंदी में भी लाइसोसोम्स बोला जाता है। चलिए एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है तारतकाय। ठीक है, इसको बोला जाता है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स, तारतकाय। एक और कोशिकांग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वक्यूल्स। वक्यूल्स रसधानी। क्या है? रसधानी। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं जो पिछले क्लास में थोड़ा बहुत हो चुका था। ठीक है, आपके पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो हम बात कर चुके थे। ये तीन चीजें हमने तो पहले देख लिए थे। कौन से तीन चीजें भैया? ठीक है, कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, और साथ ही साथ हमने बात की थी कोशिका भित्ति पर। ठीक है, और जो कि मैंने कहा था कि कोशिका भित्ति सिर्फ सिर्फ आपको देखने को मिलेगा प्लांट सेल में। ठीक है, और जो कोशिका झिल्ली है वो आपको प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल, ठीक है, दोनों में आपको देखने को मिलेगा।
तो ये सबसे बड़ा अंतर था। इस चीज़ की बातें हमने कर चुके थे, केंद्रक की बातें कर चुके थे। ठीक है, क्या था वहाँ पर, केंद्रक क्या है, क्रोमेटिड धागा क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, और मैंने कहा था क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो अलग से हम लाएंगे, जहाँ पर क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, जीन्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स वाले पार्ट में वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल भी सेल का स्ट्रक्चर चल रहा है तो इसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, जीव द्रव्य, और मैंने कहा था जीव द्रव्य के अंदर प्रोटोप्लाज्मा जिसको कहा जाता है जीव द्रव्य, इसके दो पार्ट थे। ठीक है, एक पार्ट जिसको हमने कहा था कोशिका द्रव्य, क्या है, कोशिका द्रव्य, और दूसरा केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमने बात किए थे। एनिमल सेल के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये हो चुका था, ये तीन चीज़ें हो चुकी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ भी हमने देख चुके थे। ठीक है, कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम बढ़ेंगे, किस पर, अन्य जो चीज़ें हैं उस पर, जैसे राइबोसोम्स है, ठीक है, लाइसोसोम्स है। ठीक है, यहाँ चलिए मैं लिख भी देता हूँ। मैंने कहा था यहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार से जो दाने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। कहने का मतलब यहाँ पर जो चिपचिपा तरल द्रव पदार्थ गाढ़ा है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, क्या है, कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर भी कुछ चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, द्रव। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए, तो एक एक करके हम बातें कर लेते हैं। तो पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य जिसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। देखिए, मैंने बताया था साइटो का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, सेल जो है इंग्लिश नाम है, लेकिन साइटो जो है बायोलॉजिकल नाम है। केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ई आर, और ई आर के दो भाग थे। ठीक है, एक होता है आर ई आर, ठीक है, स्मूथ ई आर, रफ ई आर। ठीक है, स्मूथ ई आर और रफ ई आर। फिर हम बात करेंगे राइबोसोम्स। देखिए, जितने सारे लिख रहा हूँ वो कोशिका के भाग है, कोशिका के अंग है। ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम,
गॉजी बॉडी, गॉजी बॉडी, गॉजी बॉडी, ठीक है। इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसके कई नाम है, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, डिक्टियोसोम अन्य नाम से भी जाना जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, तारककाय, वैक्यूल्स, ठीक है, रसधानी। चलिए, तो इतने सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये पिछले क्लास में हो चुका था। याद रखिए, ये 3-4 चीजें वो पिछले क्लास में हो चुका था, और बाकी कुछ चीजें जो है आज हम देखने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राइबोसोम्स की, ठीक है। चलिए, मैं पिछले क्लास में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। पिछले क्लास में जो भी बताया है, ठीक है, इसके बारे में तो मैंने बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है। ईआर कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और इसको हमने क्या कहा था, क्या कहा जाता है इसको, स्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका की हड्डी। क्यों? और मैंने बताया स्केलेटन जो आप इस प्रकार से डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, यही हड्डीनुमा संरचना रेड कलर में, ठीक है, हड्डीनुमा संरचना जो देख रहे हैं वो क्या करता है, सेल को स्टेबल करने का काम करता है। जैसे हम अगर चलते फिरते, हमारा रीढ़ का हड्डी हमारे लिए प्रॉपर जो है एक स्टेबल हमारे शरीर को बना के रखता है, उसी प्रकार, ठीक है, किसी भी सेल का जो है ईआर या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसे मैंने कहा था हिंदी में अगर नाम अगर आपको जानना है तो अंतःप्रतवी जालिका जिसको कहते हैं, हिंदी में नाम भूल जाइए, ठीक है। याद करना तो याद कर लीजिए, लेकिन इंग्लिश का जो नाम है वो बहुत बेटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। चलिए, और इसके दो पार्ट थे, एक आर ई आर और ए सी आर। और मैंने कहा था कि आर ई आर में ही क्या पाया जाता है, आपका राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है, और एस ई आर में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये सारी बातें हम पिछले क्लास में कर चुके थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। 6, राइबोसोम्स। चलिए, इसको कलर में चेंज कर देता हूँ। राइबोसोम्स, अब देखिए, ये जो राइबोसोम्स है, आप स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक छोटे छोटे मटर के दाने की तरह होता है, ठीक है। क्या होता है? छोटे छोटे मटर के दाने तरह इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
और ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है राइबोसोम्स। ठीक है, अब इस राइबोसोम के बारे में हम बात करें तो पहली बात है ये, किस राइबोसोम की खोज के परिप्रेक्ष्य में पैलेट साहब ने बताया था। पैलेट, ठीक है, पैलेट साहब ने बताया था कि ये क्या है, ये राइबोसोम है। और राइबोसोम के बारे में सबसे बड़ी बात ये कि यह कोशिका का, याद रखिए, कोशिका का सबसे छोटा अंग है। द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड राइबोसोम। ठीक है, ठीक है, कोशिका का सबसे छोटा अंग, द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड राइबोसोम। ठीक है, अब बात आती है, हमने एक चीज, अब कोशिका का सबसे छोटा अंग है, जाहिर सी बात है, सबसे छोटा अंग कोशिका का सबसे छोटा अंग, अगर छोटा अंग आपका राइबोसोम है तो जाहिर सी बात है भाई साहब बड़ा अंग भी होगा। तो आप बताएंगे, सॉरी मैं सोचा ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, खैर ये रिकॉर्डेड चल रहा है, कोशिका का बड़ा अंग, ठीक है, और उस बड़े अंग का नाम है न्यूक्लियस, या जिसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, याद रखिए, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है न्यूक्लियस और कोशिका का सबसे छोटा अंग है वह है राइबोसोम। क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए, इसका जो निर्माण है, ठीक है, इसका जो बनावट है वो एक तो आरएनए प्लस प्रोटीन, इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है आरएनए वगैरह, आरएनए क्या है, डीएनए, बस अभी इतना समझिए, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, फिर जीन्स क्या होते हैं, किस प्रकार से कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, ठीक है, फिर क्रोमोसोम क्या होता है, ये जेनेटिक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इतना समझिए, अब फिलहाल आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और इससे मिलकर बना होता है। चलिए, तो तीन बातें, ये खोज पैलेट साहब ने किया था, कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम। ठीक है, अब देखिए इसके कार्य क्या है, इसके कार्य क्या है, इसका कार्य, सबसे बड़ा कार्य है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, सबसे बड़ा कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण और प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारा शरीर है, जैसे कि हमारा शरीर है, और हमारे शरीर के लिए एक तो आवश्यक है बहुत सारी चीजें। अब तो प्रोटीन दाल वगैरह से मिल जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी चीजें हमें जरूरत होती है, किसके लिए, हमारे शरीर के लिए। ठीक है, और हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार किसी भी सेल को, ठीक है, जरूरत होती है किसके लिए, अपने कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोटीन के। ठीक है, तो हम तो प्रोटीन जो है कहाँ से ले लेते हैं, बाहर से लेते हैं। ठीक है, दाल हो गया, ठीक है, आपका जो है सोयाबीन हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है सेब वगैरह में, खाने पीने के सामान में हम ले लेते हैं। लेकिन एक जो सेल है उसको भी तो भाई जीवित रहने के लिए जो है खुद का क्या चाहिए, ठीक है, ऊर्जा चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो इसका निर्माण करने वाला जो अंग है
वो कहलाता है राइबोसोम। ठीक है, और इसीलिए इस कार्य की वजह से इसीलिए इसका नाम पड़ा है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा गया है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रोटीन आपको क्या करता है, उसका निर्माण करता है। और मैंने ये भी बताया था कि प्रोटीन आपको एक तो साइटोप्लाज्म, सॉरी, राइबोसोम आपको साइटोप्लाज्म के अलावा, ठीक है, कहाँ पर, ये जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं इसको हमने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अलावा आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है रफ ईआर में। किसमें, रफ ईआर में। ठीक है, आर ई आर जिसको बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, हिंदी में इसको खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका, खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका, इसको चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में रफ ईआर में क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स मिलता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो जाता है, ठीक है, कि सबसे बड़ा अंग क्या है, सबसे छोटा अंग क्या है। तो सबसे छोटा अंग इसके अंतर्गत मैंने कहा था राइबोसोम है, पहली बात है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो बनते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको, राइबोसोम को। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा और कहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अलावा और कहाँ स्थित होता है, तो आप बताएंगे रफ ईआर। अगर रफ ईआर नहीं दिया होगा तो फिर खाली वो ईआर दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अलावा भी कहाँ मिलता है आपको, इस रफ ईआर में। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में इतनी चीज़ें आप क्या करें, याद रखिए। ठीक है, चलिए चलिए, राइबोसोम हो गया। अब राइबोसोम के बाद क्या है भाई, लाइसोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम भी हो गए। अब बात करेंगे किसकी, लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम, इसको लाइसोसोम हिंदी में भी आपको देखने को मिलता है। चलिए, खोज, ठीक है, डी ड्यूवे, खोज किसने किया था, ठीक है, लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे साहब ने किया था। ठीक है, अब देखिए मेनली इसका क्या कार्य है। ठीक है, इसका कार्य अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, देखिए ये लाइसोसोम के अंदर एक हाइड्रो
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, समझिए लाइसोसोम स्ट्रक्चर आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये तो ये लाइसोसोम, और लाइसोसोम के अंदर मैंने क्या कहा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं यहाँ पर किसका, लाइसोसोम का। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, ये क्या है, सेल है, और सेल के अंदर ये है लाइसोसोम, लाइसोसोम्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसका कार्य क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उत्पन्न कर या सिक्रेट कर। ठीक है, सिक्रेट कर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट कर क्या करता है, सेल को खत्म कर देता है। ठीक है, या फिर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए होता क्या है, लाइसोजाइम का कार्य है कि एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उत्पन्न करेगा, सिक्रेट करेगा, और उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से पूरे सेल को तबाह कर देता है। ठीक है, क्यों, देखिए इस ये तो लाइसोसोम है। ठीक है, कहीं पर बैठा होगा राइबोसोम, इसके अंदर कहीं पर बैठा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं पर बैठा होगा गॉल्जी बॉडी। ठीक है, कहीं पर बैठा होगा आपका जो है सेंट्रोसोम्स। ठीक है, तो ये सारे जो कोशिकांग हैं अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। कहने का मतलब राइबोसोम का क्या कार्य है कि वो प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस अब क्या है, सेल है। गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है, देखेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है। ठीक है, तो ये अपने अपने कार्य में माहिर है। लेकिन ऐसा कभी ये हो जाता है कि कोई ऐसा अंग कार्य करना बंद कर देता है या कार्य करना कम कर देता है, तो भाई साहब लाइसोसोम को आ जाता है गुस्सा। ठीक है, क्योंकि जब तक बॉस क्या चाहते हैं, बॉस ये चाहता है कि मेरे ऑफिस में जो भी काम है वो प्रॉपरली सभी करे, अगर कोई भी काम नहीं करे तो उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लाइसोसोम यहाँ पर सबसे बड़ी जो भूमिका ये निभाती है कि अगर प्रॉपर अगर ये सभी अंग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर लगभग सेल ही पूरा काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, यहाँ से एक सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये लाइसोसोम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करता है, सिक्रेट करता है। और जैसे ही ये इतना खतरनाक होता है कि जैसे सिक्रेट करेगा, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगा, फट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फटने के बाद अब क्या होगा, पूरी तरह से ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके दैनिक जीवन में एग्जाम्पल आप देखते हैं, कभी आप एक्सीडेंट हुए होंगे। ठीक है, कभी आपके जो है दरवाजे में नाखून फंसा होगा। देखिए हमारे जो शरीर में मैंने कहा नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स आपके हाथ में, उंगली में, पैर में, सर में, ठीक है, पूरे बॉडी में, जीभ में, सभी जगह आपके मौजूद है। ठीक है, अगर एक एक चीजें, अगर उंगली दब जाए किसमें, दरवाजे में, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पुलिस ने मार दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि मान के चलिए यहाँ पर पुलिस ने डंडा मार दिया, पीछे पुलिस ने डंडा मार दिया, तो क्या हो जाता है, ठीक है, कुछ दिन के बाद ये पूरा काला काला का काला हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरी तरह से काला हो जाता है। हम कहते हैं ठीक है ये क्या हो गया है, लेकिन होता क्या है, ये जब इस प्रकार से मार पड़ती है, ठीक है, तो होता क्या है, ये हमारा जो सेल है वो सेल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब नष्ट हो गया तो हमारे बॉडी का अगर यहाँ अगर हाथ जो है दरवाजे पे लग गया तो ये चीजें काला हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है चीजें क्या हो गई, सेल का जो है स्थान खाली हो गया। अब जब सेल के स्थान खाली हो गए तो बगल वाले सेल क्या करेंगे, हम बात करेंगे सेल डिवीजन में आएंगे। ठीक है, अगर सेल की मृत्यु हो जाती है, सेल फट जाता है या सेल किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो पुराने सेल है वो नए नए दो दो सेल का क्या करता है, निर्माण करता है और खाली स्थान को भर जाता है। ठीक
ठीक है। तो जब कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद सेल, नया सेल का निर्माण होगा, ठीक है, नए सेल का निर्माण होगा और नए सेल के निर्माण के बाद जो खाली स्थान भर जाएगा, तो आपका यहाँ पर कालापन है, यहाँ पर जो कालापन था दरवाजे के दबने से या मारने से, ठीक है, तो इससे क्या होता है, सेल का जो खाली स्थान वो भर गया और भरने के बाद वहां पर प्रॉपर ठीक हो जाता है, फिर सेल जीवित हो जाता है, फिर से जो नया सेल है फिर वर्क करने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ही कार्य है क्या, लाइसोसोम का। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उत्पन्न करता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उत्पन्न करके, ठीक है, सिक्रेट करके सेल की खाली जगह को या सेल के खाली स्थान को क्या कर देता है, भर देता है, ठीक है। चलिए सॉरी, उत्पन्न करके सेल को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और इसीलिए इसके इसी कार्य की वजह से इसको नाम दिया जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका के आत्महत्या की थैली हिंदी में। और ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठीक है। कोशिका की आत्महत्या की थैली निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को या कोशिका के ऐसे कौन से अंग को बोला जाता है, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं लाइसोसोम, ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली इसी को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अपने ही कोशिका आत्महत्या क्यों, क्योंकि ये अपने आप को पहले मारता है, ठीक है, अपने आप को पहले डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है भाई। अपने आप को मारेगा तभी तो क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होगा, सिक्रेट होगा, अपने आप को मारेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट होगा, उसके बाद पूरे के पूरे सेल को खत्म कर देता है, ठीक है, और इस प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो भाई अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कहीं से भी बॉस निकाल देगा, ठीक है। तो बॉस भी यहाँ से निकल गए। चलिए, ठीक है, तो ये है इसका कार्य, ये क्या है, लाइसोसोम। चलिए देखिए, ये लाइसोसोम बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। अगर लाइसोसोम नहीं होता है, एक आप एज्यूम करिए लाइसोसोम नहीं होता, ठीक है, और लाइसोसोम नहीं होगा तो देखिए सेल की अगर खत्म होगी, ठीक है, सेल अगर हो सकता है किसी प्रकार की उनको काम करना बंद कर दे रहा है, अगर काम करना बंद करे तो एक प्रकार से मृत है, ठीक है, पूरी तरह से। तो बाद में वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, ठीक है, बदबू आने लगेगी, तो इसके लिए डिस्ट्रॉय है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं अपघटक का कार्य करते हैं, हमारे जो पर्यावरण में आप पढ़ते हैं अपघटक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अपघटक जो छोटे छोटे जो क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बॉडी को सड़ा देते हैं, सड़ाने का काम करते हैं और डिस्ट्रॉय करके नीचे जमीन में दबा देते हैं। उसी प्रकार अपघटन का कार्य हमारे सेल के लिए अपघटन का काम कौन करता है, लाइसोसोम, ठीक है। तो ये जो है कुछ चीजें याद रखिए। तो इसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में डी ड्यूवे साहब ने बताया था, खोज इन्होंने किया था, कार्य हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उत्पन्न करके सिक्रेट करके सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। ये है लाइसोसोम। तो बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा लाइसोसोम भी हो गया। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। चलिए, 7th नंबर का हो गया 8। गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, और या फिर इसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। डिक्टियोसोम आपके किस में, पादप में बोला जाता था, किस में बोला जाता है, पादप, ठीक है। इतने सारे नाम है भाई, गोल्जी ऑपरेटस भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए
अब देखिए गोल्जी बॉडी या गोल्जी का क्या कार्य है, ठीक है। इसकी खोज नाम से स्पष्ट है, किसने किया होगा? कैमिलो गोल्गी ने। किसने? कैमिलो गोल्गी ने क्या किया था? इसकी खोज की थी, ठीक है। पहली बातें। दूसरी बातें, इसका कार्य, ठीक है। देखिए यहां पर ये है आपका सेल, ये आपका सेल, और सेल के अंदर है, ये है आपका गोल्जी बॉडी। ये आपका गोल्जी बॉडी। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। मैंने कहा इसके पहले हम देखे थे, ठीक है। इसके पहले कौन? राइबोसोम। तो राइबोसोम का निर्माण, सॉरी, इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण। अब देखिए प्रोटीन का निर्माण तो हो गया है, लेकिन हमारे जो शरीर में, मैंने कहा यहां भी आपका क्या है? सेल है, जेब में सेल है, ठीक है, यहाँ भी सेल है, पैर में सेल है, सभी बॉडी में, ठीक है, बॉडी के हर एक जगह आपका सेल है। तो सभी सेल को क्या चाहिए? ठीक है, सभी सेल को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, ठीक है। सभी सेल को क्या है? ऊर्जा चाहिए। अगर कोई भी सेल अगर ये कहता है कि ऊर्जा की कमी हो रही है, उसका राइबोसोम प्रॉपर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर रहा है, उस सेल का माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ठीक है। और कभी ऐसी चीजें होती है तो क्या करने को देखने को मिलता है कि गोल्जी बॉडी, भाई साहब, इसका कार्य क्या है? परिवहन का कार्य है, ठीक है। इसका कार्य परिवहन या फिर जो उसके ट्रांसफर, ट्रांसफर। अब ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर करेगा कि एक स्थान साइटोप्लाज्म में एक स्थान से लेकर, स्थान मान के चलिए वो ए है, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेगा? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। तो इसका मतलब प्रोटीन का, आखिर कहने का मतलब ऊर्जा हो गया, ठीक है। प्रोटीन एक प्रकार का क्या देगा हमें? ऊर्जा। तो प्रोटीन या ऊर्जा का क्या करता है? स्थानांतरण करता है, परिवहन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है। याद रखिए, ठीक है, ये जो परिवहन है इसके लिए खुद पैकिंग करेगा, ठीक है, खुद क्या है? डिसीजन लेगा। क्या करेगा? डिसीजन लेगा, खुद ये ट्रांसफर करेगा, और खुद ये क्या कहे? इस चीज को कंट्रोल करेगा। इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। पैकिंग करेगा कहने का मतलब है अगर किसी सेल को कितनी प्रोटीन की जरूरत होती है और किस सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है, उस सभी को ये क्या करेगा? पैकिंग करेगा, ठीक है। और पैकिंग करके ये डिसीजन लेगा कि मुझे कितनी मात्रा में प्रोटीन या कितनी मात्रा में ऊर्जा किस सेल को या किस सेल के अंग को देना है, ठीक है। किसको कितनी प्रोटीन चाहिए ये खुद डिसीजन लेगा, ठीक है। खुद बॉस यही है यहाँ का, और खुद यहाँ का क्या है? ठीक है, डिसीजन मेकिंग यही करता है। और साथ ही साथ ये करता है ट्रांसफर, ठीक है। ये किसी दूसरे को थमाता नहीं है, ठीक है। ये खुद ही खुद ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर के अंदर जितनी भी चीजें प्रोसेस से गुजरते हैं उसका पूरा प्रॉपर कंट्रोल करता है। तो पैकिंग करेगा, डिसीजन लेगा, ट्रांसफर करेगा, कंट्रोल करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान प्रोटीन का, ऊर्जा का स्थानांतर, परिवहन करने का कार्य किसका होता है? इसी गोल्जी बॉडी का, ठीक है। चलिए, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस
ऑफ सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं? ठीक है, ट्रैफिक पुलिस आप देखेंगे, जाएंगे सिग्नल पर तो सिग्नल में, ठीक है, रेड सिग्नल हुआ तो रुक जाएंगे, ग्रीन हुआ तो चले जाएंगे। ठीक है, तो डिसीजन लेता है, ठीक है, कि ये जो है इस तरफ के लोग इस तरफ जाएंगे, पूरा कंट्रोल करता है, इस तरफ के लोग इस तरफ जाएंगे, रुकने वाले रुकेंगे। ठीक है, रेड लाइट जल गया तो रुकेंगे। तो इस प्रकार से जब डिसीजन करता है, ठीक है, खुद कंट्रोल करता है, ठीक है, आने जाने के लिए इस प्रकार से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आपको निकल के आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही हो गया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को, किस कोशिका के अंग को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो वह है गोल्जी बॉडी या गोल्जी का या डिक्टियोसोम, जिसको पादप में डिक्टियोसोम बोला जाता है। खोज गमियो गोल्गी ने किया था। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुका है गोल्जी बॉडी। अब बात करेंगे सॉरी, चलिए, अब नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आने वाले हैं वो है, एक तो बच गया माइटोकॉन्ड्रिया, फिर सेंट्रोसोम, फिर वैक्यूम्स राजधानी। ठीक है, 8 9 माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम हिंदी में भी क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, सबसे पहले खोज अल्टमैन, अल्टमैन नाम याद रखिए, एवं क्या है? बेंडा, बेंडे। अल्टमैन एवं बेंडे साहब ने क्या किया था? खोज किया था किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, चलिए, अब इसका कार्य क्या है भाई साहब? इसको सबको पता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसको कहते हैं कोशिका का विद्युत क्रम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका कार्य क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा का सन स्टोरेज, स्टोरेज को क्या बोलेंगे हिंदी में? चलिए, जो भी है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। कुछ कुछ चीज़ें हिंदी में अलग चीज़ें हैं। ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा का क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, इसलिए इसका कार्य क्या कहा जिसको? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ी चीजें, देखिए यहां पर हम क्या, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, ठीक है, तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया, और इस प्रकार से आपका क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर
ऐसे बिखरी हुई चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसके देखिए इसके बाहर और इसके अंदर भी क्या है, एक झिल्लीनुमा संरचना होती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी, क्रिस्टी। तो इसका आंतरिक भाग है जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक भाग का नाम निम्नलिखित में से है। ठीक है, अब देखिए इसी क्रिस्टी के अंतर्गत आपको कुछ इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिलेगी। सॉरी, इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यही संरचना आपको एक तो इसमें पाया जाता है क्या? राइबोसोम, राइबोसोम्स, और आपको डीएनए। ठीक है, तो देखिए कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब राइबोसोम के बारे में। ठीक है, राइबोसोम आपके कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो साइटोप्लाज्म में मिलता है, मैंने कहा पहली बात है। दूसरी बात है कहाँ मिलता है? एक तो आपके ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और तीसरा यहाँ पर कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो डीएनए यहाँ पर, ठीक है, राइबोसोम यहाँ पर। ठीक है, और इसके भाग को हम क्या कहते हैं? एक भाग जिसको बताते हैं क्रिस्टी। ठीक है, और यहीं पर ये जितने भी जो है ऊर्जा है उसको स्टोर करके रखता है। इसलिए मैंने क्या कहा, इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, सॉरी, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अब देखिए कि हमें पावर हाउस सेल का पावर हाउस का मतलब एक हब, वो जगह जहां जहां चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक का हब बोल सकते हैं। ठीक है, कोरबा है उसी प्रकार। ठीक है, किसी भी चीज का हब, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का हब हो सकता है, कंप्यूटर का हब हो सकता है। ठीक है, बुक का हब हो सकता है। तो जितनी सारी ज्यादा मात्रा में जहाँ चीजें मिलती हैं, मौजूद होती है, उसको एक हब बोला जाता है। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये एक प्रकार का पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए इसको समझने के पहले थोड़ा चलते हैं कहाँ पर, खैर मैं बताऊंगा आपका जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, हम बात करेंगे अगर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन, या जिसको बोलते हैं कोशिकी श्वसन। क्या है? कोशिकी श्वसन। ठीक है, देखिए कोशिकी श्वसन के अंतर्गत अगर बात करें तो हम ये आपका इस प्रकार से संरचना आप देखते हैं। ये आपका क्या है? फेफड़ा। ठीक है, ज्यादा मैं डिप में नहीं जाऊंगा फिलहाल। ठीक है, ये आपका और जो है ये है नाक है, नोज है, ये माउथ है, मुंह है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये आपका नोज है, ये आपका माउथ है, मुंह है। चलिए, ये फेफड़ा है। अब देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से इस संरचना आप देखेंगे, यहाँ से इस प्रकार से संरचना देखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको छोटे 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 इस प्रकार से पतले पतले धागे नुमा संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये पतले पतले धागे नुमा आपको संरचना देखने को मिलती है, और इस धागे नुमा संरचना के अंतर्गत इस प्रकार से बॉल टाइप का आकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से,
और इसी को हम कहते हैं, इसी का मेन काम है एल्वियोलाई। ठीक है, क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई। इसके सबके बारे में अच्छे से चर्चा करें जब कोशिकीय श्वसन वाले भाग में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो सांस लेने के बाद फेफड़े में जो बैठा हुआ है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या करता है? हमारे इसी ऑक्सीजन को, ठीक है, हमारा जो लिया हुआ ऑक्सीजन को ये पहुंचाता है कहां पर? ब्लड में। ठीक है, और ब्लड के बाद ये आपको जैसे ब्लड में घुलेगा, ठीक है, और ब्लड में घुलने के बाद वो सभी तरफ बॉडी में क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, पूरी क्या करेगा? बॉडी में मूव करेगा। और बॉडी में जितने बॉडी के हर पार्ट में, हर जगह आप कहा क्या बैठा है? सेल। और सेल में जाएगा और सेल के इस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखिए सेल में जैसे जाएगा तो यहाँ पर जैसी चीजें होंगी, ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगा। और जब हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो वो तब्दील हो जाता है ग्लूकोज में। तो यहीं पर सेल के अंदर जो बैठा है, ठीक है, सेल के अंदर है क्या? ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज को क्या कर देता है? इसी ग्लूकोज को कैटाबॉलिज्म कर देता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हम जानते हैं C6H12O6, ये है ग्लूकोज। जब आएगा क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये मिलेगा और मिलने के बाद ये क्या करता है? ये तोड़ देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और साथ ही पानी में, और साथ ही 686 जो है किलो कैलोरी और एटीपी के रूप में। एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए जितनी भी ऊर्जा, अब यहां पर आपको अब मैं बताऊंगा जब जो कोशिकीय श्वसन के समय एक तो आपका क्रेब्स चक्र चालू होता है। ठीक है, क्रेब्स चक्र, और साथ ही साथ आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, या जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हिंदी में क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और क्रेब्स साइकिल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी के दौरान आप जो है ये एटीपी जो है लगभग 38 एटीपी कहाँ पर संचित होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो है, एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है, एटीपी के रूप में ऊर्जा कहाँ संचित होता है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और एटीपी के रूप में जब ऊर्जा संचित इतने सारे आपको देखने को मिलता है, 38 एटीपी, ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का विद्युत गृह है। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। अब देखिए यहां पर ये तो यूज हो जाएगा, ठीक है, इसका काम हो जाएगा, पानी का भी यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन काम बचता है किसका? ये कार्बन डाइऑक्साइड बच गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? अब कार्बन डाइऑक्साइड करेगा सेल से, भाई साहब, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इसका काम खत्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा? फिर बाहर निकलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रकार से जाके ये शरीर के विभिन्न अंग से क्या हो जाता है? बाहर निकलता है। ठीक है, तो एल्वेलाई का यहाँ का एक ही काम है कि ऑक्सीजन को ब्लड में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस यहाँ पर एल्वेलाई में लेना और वापस ले जाना। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीजें हैं।
देखिए धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बहुत जो है अच्छा लगेगा, क्लास तो मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ हम, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। हम एक एक पॉइंट को, एक एक जो है चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें कोशिकी श्वसन में पढ़ेंगे फिलहाल, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, कोशिका के अंदर स्थित है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। और इसी कारण से यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये जो 38 एटीपी है, एटीपी इसी के अंदर संचित होता है, इसी कारण से इसको पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। चलिए, पावर हाउस ऑफ सेल एक हब है एनर्जी का, ठीक है। चलिए, और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसी से मिलती है, कुछ खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, बाहर से जो भी खाते हैं, ठीक है, यही कैटाबॉलिज्म में होगा और जो भी है एटीपी के रूप में जो संचित होता है, यही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अल्टमैन ने कहा था, बेंडे ने कहा था, ठीक है, खोज किया था, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए इसको कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं। फेफड़ा, लंग्स, चलिए ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे सेंट्रोसोम। और क्या बच गया भाई साहब इसके अंतर्गत, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, एक तो सेंट्रोसोम बच गया, ठीक है, और हो गया राजधानी वैक्यूल्स बच गया, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। टेन 10 नंबर का है सेंट्रोसोम, 10 ही नंबर के ना, जो भी है 9 के बाद 10। सेंट्रोसोम, ठीक है, इसको कहा जाता है तारतकाय। चलिए, खोज याद रखेंगे, खोज जो है टी बॉवेरी, ठीक है। देखिए खोज के बारे में ये सभी चीज़ें जो है चीज़ें याद रखिएगी। टी बॉवेरी नामक भाई साहब ने, वैज्ञानिक ने क्या किया था, खोज किया था, ठीक है। अब देखिए इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय हेल्प करता है, कोशिका विभाजन, ठीक है, विभाजन में हेल्पफुल, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। कोशिका विभाजन में मदद बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कोशिका विभाजन में मदद, अब कोशिका विभाजन क्या है, ठीक है, ये सब इसके बाद तो होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए कोशिका विभाजन का मतलब होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन का मतलब होता है कि कोई भी सेल, ठीक है, कोई भी सेल या फिर कोई भी कोशिका टूटेगा, फटेगा, डिवाइड होगा, ठीक है, टूटेगा, फटेगा, ठीक है, और उसके बाद दो नए सेल, ठीक है, दो न्यू सेल, ठीक है, क्या है, दो न्यू सेल में ये क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, दो नए सेल का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है, क्या करता है, दो नए सेल का ये क्या करता है, निर्माण करता है। तो जब दो नए सेल का निर्माण करेगा और इसी को पूरा को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। याद रखिए सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विभाजित होगा। कोशिका विभाजन का मतलब ये है कि विभाजित तो होगा, टूटेगा, फटेगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन उसके बाद दो नए जो है डॉटर सेल का निर्माण करता है, ठीक है, और इसी को पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं
कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ये पूरा कोशिका विभाजन का एक चक्र होता है जो कि 24 घंटे में कंप्लीट होता है। इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में हम देखेंगे। जैसे सेल खत्म हो जाएगा, सेल के बाद सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद हम देखेंगे ऊतक या जिसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, चलिए, तो ये मददगार होता है सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में। याद रखिए, हमारे शरीर में स्थित जो सेल हैं उसको लगातार क्या होता है, बहुत सारे जगहों पर, ठीक है, जैसे कि सबसे अधिक अगर सेल डिवीजन होगा, ठीक है, कोशिका विभाजन होगा, तो आपको देखने को मिलता है लीवर। और सबसे कम या फिर नहीं होता एक प्रकार से, और कम या नहीं से यहाँ तात्पर्य मैं बताऊंगा। ठीक है, वो है ब्रेन। ठीक है, कहाँ पर, ब्रेन। देखिए, नहीं होता और थोड़ा होता है, मतलब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, ब्रेन के दो पार्ट आप देखेंगे, एक जो है पार्ट जो है 90% पार्ट जो है न्यूरॉन सेल से बने होते हैं, न्यूरॉन्स का भाग होता है। ठीक है, और एक जो 10% भाग है वो गिलियन सेल कहलाता है, गिलियन सेल। ठीक है, क्या है, गिलियन सेल। तो 10% भाग गिलियन सेल, 90% भाग न्यूरॉन सेल। ये 90% भाग न्यूरॉन सेल में कभी भी सेल का डिवीजन या कभी भी वो सेल विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से पार्ट में या कौन सा सेल कभी भी विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो आपको दे दिया जाएगा नर्व सेल, ठीक है, हार्ट सेल, कार्डियक सेल, ठीक है, अन्य अलग अलग सेल के नाम दिया जाएगा। तो क्या है, न्यूरॉन सेल या नर्व सेल यहाँ पर कभी भी विभाजित नहीं होता है। अब देखिए, सॉरी, एक चीज मैं यहाँ पर ये बता दूं, ठीक है, अगर कोशिका विभाजन अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है, कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा तादाद मात्रा में देखने को मिलता है, तो कोशिका विभाजन के अंतर्गत आप देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में विभाजन होगा तो वहाँ पर स्टोन बन जाता है। ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं कैंसर, आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, नाम सुने होंगे अलग अलग कैंसरों के, गले में कैंसर आपको देखने को, ब्रेन में कैंसर होता है। ठीक है, लगातार ज़्यादा कोशिका विभाजन। लेकिन मैंने ये बात यहाँ पर कहा था कि एक प्रकार का नहीं होता या फिर कम होता है। ठीक है, तो जब नहीं होता कोशिका विभाजन या कम होता है तो ब्रेन का कैंसर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेन का कैंसर कब होगा, जब मैंने कहा कि न्यूरॉन सेल 90% है, यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, और गिलियन सेल 10% है, यहाँ पर कोशिका विभाजन आपका होगा। और यहीं पर अगर लगातार ज्यादा मात्रा में, ठीक है, अनियंत्रित, ठीक है, यह नियंत्रित मात्रा में अगर क्या होगा, ठीक है, नियंत्रण से बाहर अगर ये कोशिका विभाजन होगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है स्टोन बन जाएगा, यहाँ पर कैंसर का जो है देखने को मिलेगा। तो यहीं पर ब्रेन कैंसर इसी कारण होता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम या तार काय का कार्य क्या है, कोशिका विभाजन में क्या करना है, मददगार करना है। ठीक है, यही सब बातें हैं। चलिए, तो ये समझ में आया होगा, बाद में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि बच गया है जिसको हम बोलते हैं रसधानी। क्या है, रसधानी, या जिसको बोला जाता है वैक्यूल्स, रसधानी। अब ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, रसधानी क्या होता है। ठीक है, तो कुछ कार्य इसका कुछ ज़्यादा खासा क्या, बहुत बड़ा कार्य है भाई। इसका कार्य अगर
पूछा जाए, ठीक है, तो याद रखिए ये जल का संग्रहण करता है। स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है, स्टोरेज ऑफ वाटर, जल का संग्रहण कौन करता है? इसी राजधानी, ठीक है। तो हमारे शरीर में देखिए, ठीक है, हमारे शरीर में जो है 65 से 70% जो अगर पानी पाया जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखा जाए, अगर ये सेल है, ये अगर राजधानी है, राजधानी, ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे शरीर के लिए क्या होता है, पानी की जरूरत पड़ती है, डिहाइड्रेशन को बचाता है, ठीक है, साथ ही साथ जितने भी हम चीज़ें खाते हैं, ठीक है, पानी का यह कार्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे शरीर के लिए। एक तो डिहाइड्रेशन के लिए बचाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए बचाता है, साथ ही साथ हमारे जो भी हम खाते हैं खाने में, ठीक है, चाहे मिनरल्स, विटामिन हो, जैसे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, फैट हो, ये जब खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये पचने के लिए ये सहायक करता है, पचने हेतु सहायक। याद रखिए पानी पीने से आपको कितनी भी कैलोरी की ऊर्जा नहीं मिलती। कहने का मतलब 0 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है, पानी पीने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, याद रखिए, ठीक है। और ऊर्जा कब मिलती है? जब ये सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट वगैरह हम खाते हैं, तो इसको पचाने हेतु क्या करता है, ये सहायक जो है प्रदान करता है। पानी डिहाइड्रेशन के लिए बचाता है, ठीक है, साथ ही साथ ये सभी चीज पचाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के लिए। तो उसी प्रकार जो है जल का संग्रहण कहाँ पर देखने को मिलता है? सेल पर, ठीक है। और सेल में जहां पर भी पानी की जरूरत होगी तो ये इसको क्या करता है, इसका पूर्ति करता है, ठीक है। तो राजधानी का कार्य क्या है? जल का संग्रहण, ठीक है। बस इतनी सी बातें, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से जो है चीजें हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये लगभग आपका सेल का पार्ट जो है सभी चीजें समाप्त हो गई हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी चीजें समाप्त, सेल की ये सभी जो है भाग हम देख चुके हैं। क्या है? गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है। और क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब जितने भी है ये विभिन्न अंग है, ठीक है। क्या है? विभिन्न अंग है, ये क्या है? आप हेडिंग लिख सकते हैं, कोशिका का विभिन्न अंग, विभिन्न अंग, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। चलिए, कोशिका के विभिन्न अंग, चलिए, पार्ट ऑफ द सेल। तो ये सारी चीजें हम देख लिए, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग जो है देखिए यहीं से क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, ईआर, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लगभग क्लियर कर चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन पर, ठीक है। और जस्ट मैंने बताया सेल डिवीजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। क्या होता है सेल डिवीजन, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो खोज कोशिका विभाजन की खोज जो है वार्चाओ ने किया था, वार्चाओ, ठीक है। 1855 में वार्चाओ नामक वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन को खोजा था, ठीक है। कोशिका विभाजन क्या है, और कोशिका विभाजन का मतलब है कि पेरेंट सेल का डिस्ट्रॉय होकर डॉटर सेल बनना, पेरेंट सेल का डिस्ट्रॉय होकर, ठीक है, होकर डॉटर सेल का निर्माण, ठीक है। जो पहले मैंने जस्ट अभी बताया इसके पहले, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी सेल जो है डिस्ट्रॉय होने के बाद दो नए सेल का निर्माण करेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट सेल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट सेल, और इसको हम कहते हैं डॉटर सेल, ठीक है। तो दो नए, एक और ये दूसरा, दो नए सेल का निर्माण करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये ओल्ड सेल, ठीक है, और दो न्यू सेल का निर्माण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए कोशिका विभाजन के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है सेल साइकिल। एक चीज है CYCLE, सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल का मतलब क्या है, देखिए ये जो कोशिका विभाजन है, ठीक है, एक पूरा साइक्लिंग है, ठीक है। कहने का मतलब है कोशिका का यहाँ पर विभाजित होगा, ठीक है। कोशिका टूटेगा फटेगा विभाजित होगा, और विभाजन के बाद नए सेल का निर्माण करेगा, ठीक है, न्यू सेल का निर्माण करेगा। तो कोशिका टूटेगा और टूटे के बाद क्या करेगा, न्यू सेल का निर्माण करेगा। इसको हमने क्या कहा था, कोशिका विभाजन। और ये जो है इसी कोशिका विभाजन एक सेल के रूप में कंप्लीट होता है, और ये लगभग ये 24 हावर, ये जो सेल साइकिल जो है कितने घंटे में, 24 घंटे में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 24 घंटे में क्या होगा, एक सेल टूटेगा और टूटने के बाद दो नए सेलों का निर्माण करेगा, और इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो बेसिकली कहा जा सकता है कि कोशिका विभाजन एक सेल साइकिल में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्या है सेल साइकिल, कैसे कोशिका विभाजन होता है, इसके भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये सारी बातें याद रखिए। खोज वार्चाओ ने, पेरेंट सेल का डिस्ट्रॉय होकर डॉटर सेल का निर्माण करना, ठीक है। और ये सेल साइकिल किस प्रकार से देखने को मिलता है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। कहने का मतलब है कोशिका चक्र, जिसको बोलते हैं कोशिका, हिंदी में कोशिका चक्र। आप यहाँ पर लिख सकते हो सेल साइकिल का
मतलब है कोशिका चक्र, हिंदी में बोला जाता है कोशिका चक्र। ठीक है, कोशिका चक्र की बात करें कोशिका चक्र की अवस्थाएं इस कोशिका चक्र की अवस्थाओं को मेनली हम बांटते हैं दो भाग में। एक जिसको बोलते हैं इंटरफेस, क्या है इंटरफेस, जिसको बोलते हैं अंतरावस्था, हिंदी में अंतरावस्था। ठीक है, दूसरा जिसको बोलते हैं माइटोटिक फेज, और इसी को हम एम फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं एम फेज। देखिए, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था। ठीक है, क्या है विभाजन अवस्था। इस अंतरफेज या इंटरफेज के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक तो फर्स्ट फेज जिसको बोलते हैं G1 फेज, ये सभी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले लिख लें। ठीक है, दूसरा जिसको बोलते हैं एस फेज, क्या है एस फेज, क्या है G1 फेज, और क्या है थर्ड जिसको बोलते हैं G2 फेज। ये हिंदी में ही नाम लिखिए। ठीक है, फेज मतलब अवस्थाएं। ठीक है, जैसे अंतरावस्था, विभाजन अवस्था, तो फेजेस मतलब अवस्थाएं। ठीक है, तो G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया। देखिए, विभाजन अवस्था को दो भागों में हम बांटते हैं। ठीक है, एक जिसको बोलते हैं आपका कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देखिए इस कैरियोकाइनेसिस की भी क्या किया गया है, अलग अलग जो है अवस्थाएं हैं। ठीक है, इस अवस्था में सबसे पहला जिसको बोलते हैं प्रोफेज, पूर्वावस्था, प्रोफेज जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्वावस्था। दूसरा जिसको बोलते हैं मेटाफेज, क्या कहा जाता है मेटाफेज। ठीक है, मध्यावस्था। थर्ड जिसको बोलते हैं एनाफेज। ठीक है, पश्चावस्था। ठीक है, फोर्थ जिसको बोलते हैं टीलोफेज। ठीक है, अंत्यावस्था। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक्चुअली यह है कि इस तरफ मेरा एक तस्वीर चल रहा है, वीडियो चल रहा है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ तक मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो चलता है मेरा। चलिए, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत। ठीक है, और यहीं पर आपका जो हो जाता है उसको हम बोलते हैं विभाजन। ठीक है, साइटोप्लाज्म का ये विभाजन ये होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन देखेंगे ये सभी चीजें। ठीक है, बस इसको कोशिका चक्र की अवस्थाएं हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं, एक
इंटरफेज जिसको बोलते हैं अंतरावस्था, दूसरा मेटाफेज जिसको बोलते हैं माइटोटिक फेज, विभाजन अवस्था, ठीक है। और अंतरावस्था में ये अवस्थाएं हैं, एक जीवन अवस्था है, दूसरा एस फेज, ठीक है, और तीसरा G2 फेज। क्या होते हैं ये सभी एक एक करके देखेंगे, पूरा एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल की अवस्थाएं हैं, ठीक है। माइटोटिक फेज है, ठीक है, माइटोटिक फेज में ये विभाजन अवस्था, इसको हिंदी में देखिए, हिंदी नाम इसका भी वही है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैरियो काइनेसिस, ठीक है। इसका भी साइटो काइनेसिस, तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी नाम ही है, ठीक है। तो वो जो भी चाहे हम लिख सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, बेटर होगा आप जो है इंग्लिश में ट्राई करिए, ठीक है। धीरे धीरे ये सब जो है आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो चुका है। देखिए, लगभग समय हमारी क्लास का हो चुका है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है, हम यहाँ पर एक इसके बाद साइकिल देखेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे लगभग आधे घंटे का क्लास चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए, आधे घंटे पौन घंटे, ठीक है। क्योंकि एक जो है हमारा जो है साइकिल हम देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर और जो है साइकिल रहता है, ठीक है, किसका, ये सेल डिवीज़न का साइकिल, ठीक है। तो जो सेल डिवीज़न का जो साइकिल बनेगा, उसी साइकिल को हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अलग अलग फेजेस हैं, ठीक है, जिसको हमने, जैसे हमने कहा था एम फेज़ है, एस फेज़ है, ठीक है, G1 फेज़ है, ठीक है, G2 फेज़ है। इस प्रकार की अवस्था आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तो यहीं पर रखेंगे क्लास, ठीक है, क्योंकि जो सेल साइकिल है, ठीक है, सेल साइकिल है, इसी सेल साइकिल के अंतर्गत इस प्रकार से मूव करेगा, और मूव करने के बाद 24 आवर तक क्या करेगा ये, ठीक है, 24 आवर तक ये क्या है, कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए, तो आज की जो क्लासेस हैं वो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। देखा जाए तो लगभग सेल आपका ख़त्म हो चुका था, ठीक है। साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी के सेल और सेल डिवीज़न हम देखिए आज की क्लास में, एनिमल सेल, ठीक है, कोशिका, जंतु कोशिका के अंदर। चलिए, फिर ये पूरा डायग्राम आप यहाँ लिख भी सकते हैं, फिगर एनिमल सेल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर कोशिका के विभिन्न अंग देखें, ठीक है। फिर ये राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, गॉजी बॉडी जिसको बोला ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है, अलग अलग विभिन्न नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर ये चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार से आपका ऊर्जा स्टोर रहता है, सेंट्रोसोम तारका क्या है, ये हम देखिए, राजधानी वैक्यूल्स क्या है, सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल साइकिल क्या होते हैं, ये देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बात की। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो कल, नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में आपका सेल साइकिल, साथ में टिश्यू, ऊतक, ठीक है, कोशिका चक्र,
ठीक है, ये हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जो है ये टॉपिक है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है पूछ सकेंगे, कमेंट करिए। ठीक है, बाद में फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए।